नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिससे पूरी दुनिया में लाखों लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इस बीमारी को लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर होता है। लिवर कैंसर, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, माउथ कैंसर और ऐसा ही एक और गंभीर कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर। ये पुरुषों में होने वाला एक खतरनाक कैंसर है, इसलिए आज हम इसके डर के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि इसके लक्षणों और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस खास शो में डॉक्टर अमित कुमार झा मौजूद हैं, जो कि MBBS हैं, MS, MCH, यूरोलॉजी कंसल्टेंट, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। डॉक्टर अमित, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि प्रोस्टेट कैंसर आखिर क्या है? तो प्रोस्टेट जो होता है ये एक हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है। एक ग्लैंड होता है जो कि पेशाब की थैली के नीचे स्थित होता है और पेशाब की नली के चारों ओर होता है। यह ग्लैंड सिर्फ पुरुषों में होता है और लगभग 15 से 20 ग्राम इसका साइज़ होता है। जब बढ़ती उम्र हो जाती है, 50 साल के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इस ग्लैंड का साइज़ नेचुरली कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण कुछ लोगों में बढ़ने लगता है। इसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, यानी कि साधारण प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना एज के साथ। बट इसमें से कुछ सेल्स जब बिल्कुल अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगते हैं तो वो कैंसर बन जाते हैं और इसको हम फिर प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो है शुरुआती स्टेजेस में तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर ही स्थित होता है, पर इसके बाद लिम्फ नोड्स, बोन्स और अन्य अंगों में फैल सकता है। तो यह है प्रोस्टेट कैंसर। क्या कुछ पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना अधिक होती है? जी हाँ, ये सही बात है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। तो वो ऐसे कौन से लोग हैं? पहले तो वो पॉपुलेशन है जिनके परिवार में किसी को प्रोस्टेट कैंसर की वो हो चुकी है, पहले प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है। जैसे सपोज़ अगर आपके फादर को प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है तो लगभग नॉर्मल पॉपुलेशन की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा चांसेस हैं आपको प्रोस्टेट कैंसर होने के। वहीं अगर आपके भाई को प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है तो नॉर्मल पॉपुलेशन की तुलना में लगभग 3 से 4 गुना चांसेस होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के होने के। इसके अलावा वो मरीज़ जिनको बार बार प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होते रहते हैं उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर अधिक होने की संभावनाएं होती हैं। डॉक्टर अमित, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि आखिर प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम कारक घटक क्या होते हैं? प्रोस्टेट कैंसर के कारणों की अगर हम बात करें तो पहला जो कारण है तो हमने अभी डिस्कस किया, फैमिली हिस्ट्री है अगर किसी को तो उसमें जो है कुछ जेनेटिक बदलाव ऐसी फैमिलीज़ में आते हैं जिसके वजह से प्रोस्टेट कैंसर अधिक पाया जाता है। तो हमारे जीन्स में अगर कोई जीन्स म्यूटेशन है, ऐसे पर्टिकुलर म्यूटेशन है या जीन्स में कुछ ऐसे बदलाव आ गए हैं जिसके वजह से प्रोस्टेट कैंसर बनने की संभावना रहती है, तो ये फैमिलीज़ ईज़िली आइडेंटिफाइबल रहती हैं। जिन फैमिलीज़ में प्रोस्टेट कैंसर की शिकायत किसी को रही है उनमें हम वैसे भी अर्ली स्क्रीनिंग की जो एडवाइस है वो अगले जितने भी उनके फैमिली में मेल मेंबर्स हैं उनको अर्ली स्क्रीनिंग यानी कि 40 से 45 साल के बाद हर साल PSA टेस्ट करने की सलाह देते हैं। तो ये नंबर 1 कारण है। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि बार बार प्रोस्टेट में अगर इन्फेक्शन होते हैं तो फिर हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि में कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स बनते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे बनते हैं जिसके वजह से प्रोस्टेट के सेल्स जो हैं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगते हैं, तो इससे भी प्रोस्टेट कैंसर होता है। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है कि बढ़ती उम्र के साथ कुछ ऐसे शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिससे कि टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है, ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ने लगते हैं। इन सब ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोनल बदलावों के कारण भी ये माना गया है कि प्रोस्टेट कैंसर होता है। हालांकि प्रोस्टेट कैंसर जो है एक बहुत ही एंड्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है, मतलब कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इस तरह के जो हार्मोन हमारे शरीर में बनते हैं उनके वजह से ही प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स बढ़ते हैं और अन्य अंगों में फैलते हैं। तो ये कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं जिसके वजह से प्रोस्टेट कैंसर होता है। इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी हो जाएगा कि आखिर प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, ये भी बताइए आप। तो प्रोस्टेट कैंसर के लक्षणों की अगर मैं बात करूं
तो पहले तो जब शुरुआती स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर होता है तो उसके कुछ बहुत स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते हैं। जैसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का जब बढ़ना होता है तो वृद्ध लोगों में पेशाब में रुकावट होना, यानी पेशाब धीमी गति से आना, पेशाब करने के बाद ऐसा लगना कि कुछ रह गया अंदर, फिर से पेशाब कर लूँ, या फिर ज़ोर लगा लगा के पेशाब करना आपको पड़ रहा है, या पेशाब स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है, इस तरह के सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर में भी दिख सकते हैं। लेकिन इस तरह के सिम्टम हैं तो प्रोस्टेट कैंसर ही होगा ऐसा नहीं है। मोर कॉमनली जो है ये जो सिम्टम्स हैं ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से होते हैं। इसके साथ ही रात में उठ कर बार बार पेशाब करने जाना, अर्जेंसी होना, पेशाब लगी तो रोक नहीं पा रहे, तुरंत भाग के जाना पड़ रहा है, रात में भी बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है, तो इस तरह के स्टोरेज और वाइडिंग दोनों तरह के सिम्टम जो है, रुकावट वाले भी और बार बार या इरिटेट करने वाले जो सिम्टम्स हैं पेशाब से रिलेटेड, इस तरह के सिम्टम्स जो हैं साधारण एनलार्जमेंट जो प्रोस्टेट का होता है उम्र के साथ साथ उसमें भी हो सकते हैं और प्रोस्टेट कैंसर में भी हो सकते हैं। पर ये सिर्फ शुरुआती स्टेज की बात है। फिर शुरुआती स्टेज में भी कुछ मरीजों को जो है प्रोस्टेट कैंसर के जो मरीज होते हैं उनमें पेशाब में खून आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर इन सिम्टम्स के साथ साथ आपको पेशाब में खून आ रहा है तो फिर हम इसका जल्दी परीक्षण हमें यूरोलॉजिस्ट से मिलकर कराना चाहिए, क्योंकि वो रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, पीएसए टेस्ट करेंगे और इसके सही डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। सिंपल प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में खून आना उतना कॉमन नहीं है जितना प्रोस्टेट कैंसर में है। इसके अलावा जब प्रोस्टेट से निकलकर ये कैंसर सेल्स दूसरे अंगों में चले जाते हैं तो वो जहाँ जहाँ जाते हैं उनसे रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। जैसे अगर पेल्विस के लिम्फ नोड्स में ये प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स चले जाते हैं तो पैरों में सूजन आना, इस तरह की पैरों में दर्द होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी कभी होती है। इसके अलावा हड्डियों में जब ये सेल्स फैल जाते हैं तो हड्डियों में दर्द होना, बहुत तेज़ दर्द होना, या कभी कभी तो इतनी हड्डी कमज़ोर हो जाती है कि हड्डियों में फ्रैक्चर तक हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स कभी कभी हो सकते हैं। और एडवांस जब डिजीज़ होती है तो भूख ना लगना, वज़न कम होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है प्रोस्टेट कैंसर में इस तरह के लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। लेकिन लक्षणों के आधार पर सिर्फ हम प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस नहीं बना सकते। लक्षण जो है वो बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इसीलिए प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा टाइप का कैंसर है जिसमें कि अर्ली स्क्रीनिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। वो जब हम कोई पर्टिकुलर लक्षण को स्पेसिफिक नहीं मान पाते प्रोस्टेट कैंसर के लिए, तभी इस तरह से हमको अर्ली स्क्रीनिंग की रोल हमें समझ में आती है कि अगर हम किसी प्रकार से उसको बिना लक्षणों पे ध्यान दिए कुछ टेस्ट और एग्जामिनेशन करके पता लगा सकें तो हम बहुत सारे लोगों को इसके एडवांस स्टेज में पहुंचने से बचा पाएंगे। प्रोस्टेट कैंसर, इसका निदान कैसे होता है, इसको लेकर जानकारी आपके पास जो हो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी, अगर डायग्नोसिस की बात करें, निदान की बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर में कई सारी मोडेलिटीज़ हमारे पास रहती हैं। एक जो है सबसे बड़ा जो डायग्नोसिस करने का तरीका है वो तो पेशेंट जब डॉक्टर से मिलते हैं, जब यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं, तो जब डॉक्टर उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो उससे भी कुछ चीज़ें पता चलती हैं। इसके अलावा अगर यूरोलॉजिस्ट हैं तो उनको दिखाया है तो वो एक रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, मल के रास्ते से प्रोस्टेट को एग्जामिन करते हैं और उसमें अगर कोई गांठ या कोई हार्डनेस या कोई ऐसी बात उनको समझ में आती है तो फिर प्रोस्टेट कैंसर के बारे में हम सोच सकते हैं। जब ऐसे परीक्षण करने के बाद प्रोस्टेट में कोई गांठ डॉक्टर को फील होती है उंगली में, तो उससे प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना लगभग 20 से 30% तक रहती है। इसके अलावा कुछ हमारे पास ब्लड टेस्ट हैं जैसे कि सीरम पीएसए टेस्ट, जिसको कि हम कराकर एक आइडिया ले सकते हैं। लेकिन सीरम पीएसए टेस्ट को ऐसा समझना चाहिए कि अगर ये बढ़ा हुआ है तो प्रोस्टेट कैंसर में कोई बीमारी है, यह कैंसर के लिए स्पेसिफिक नहीं होता ये टेस्ट। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि लगभग 55 से लेकर 70 साल के बीच में हर मेल को अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करके 1 से 2 साल में ये सीरम पीएसए टेस्ट कराना चाहिए स्क्रीनिंग पर्पस के लिए। जिन लोगों की फैमिली में हिस्ट्री रही है प्रोस्टेट कैंसर की, उनको ये टेस्ट जो है 45 से 55
45 साल की उम्र में ही शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर PSA टेस्ट 10 नैनोग्राम प्रति ml से ज़्यादा है तो फिर हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में सोचते हैं, उसके लिए फर्दर टेस्ट वगैरह करते हैं। आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है प्रोस्टेट कैंसर में वो है मल्टी पैरामेट्रिक MRI। तो MRI की ये वो मोडेलिटी है जिसमें कि हम प्रोस्टेट कैंसर की पूरी जांच करके उसमें हम ग्रेडिंग कर सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है प्रोस्टेट कैंसर के होने की। तो इसमें जिसमें हाई पॉसिबिलिटी नज़र आती है प्रोस्टेट कैंसर होने की MRI में, उनमें हम फिर बायोप्सी की सलाह देते हैं। प्रोस्टेट बायोप्सी एक ऐसी जांच है जिसमें कि मल के रास्ते से हम प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड में उसकी इमेजेस देखते हैं और उसी अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा एक पतली सी नीडल जो है प्रोस्टेट ग्लैंड में डाली जाती है और उससे लगभग 12 जो है छोटे छोटे टुकड़े प्रोस्टेट के निकाले जाते हैं और उनको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है कि उसमें कैंसर सेल्स हैं या नहीं हैं। तो इस तरह से प्रोस्टेट बायोप्सी से भी प्रोस्टेट कैंसर की महत्वपूर्ण डायग्नोसिस जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जांच अगर मैं कहूँगा तो वो प्रोस्टेट बायोप्सी है, जिससे प्रोस्टेट कैंसर की जांच और डायग्नोसिस बनती है। इसके अलावा एक बार जब डायग्नोसिस आपकी बन गई प्रोस्टेट कैंसर की, तो फिर ये प्रोस्टेट कैंसर किस स्टेज का है, कहाँ तक फैला हुआ है, ये जानने के लिए बोन स्कैन और PSMA PET स्कैन इस तरह की जांचें की जाती हैं। इसमें पूरी बोन स्कैन में पूरी शरीर की हड्डियों की स्कैनिंग होती है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादातर जब फैलता है तो सबसे पहले हड्डियों में ही फैलता है। तो इससे पूरी हड्डियों की स्कैनिंग शरीर की हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर जो है कहाँ कहाँ हड्डियों में फैला हुआ है। PSMA PET स्कैन में सिर्फ हड्डियों की ही स्कैनिंग नहीं होती, बाकी अंग जैसे कि लिम्फ नोड, लीवर, स्प्लीन, लंग्स, ब्रेन, सर से लेके पाँव तक जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर कहाँ कहाँ तक है वो हमें स्कैन करके वो टेस्ट बता देता है कि किस स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर है। एक बार स्टेजिंग हमें पता चल गई तो फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि प्रोस्टेट कैंसर का उपचार कैसे होता है और इसके लिए किस तरह के फॉलोअप उपचार उपलब्ध हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर के उपचार की अगर हम बात करें तो पहला उपचार तो है एक्टिव सर्वेलेंस या ऑब्जर्वेशन, जिसमें कि जो मरीज प्रोस्टेट कैंसर से ग्रसित हैं लेकिन उनकी एज बहुत ज़्यादा है, दूसरी बीमारियां उनको हैं, बहुत हाई रिस्क बीमारियां हैं, इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर भी उनका जो है वो बहुत ही लो स्टेज और लो ग्रेड का है, मतलब वॉल्यूम प्रोस्टेट कैंसर का जो है वो बहुत कम है और ग्रेड भी बहुत शुरुआती ग्रेड का है। तो ऐसे मरीजों में कुछ नहीं करना भी एक ट्रीटमेंट है। ये एक अनोखा कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर, जिसमें कि कोई इलाज नहीं करना भी एक इलाज है। कोई इलाज नहीं करने से मतलब है कि सिर्फ आप डॉक्टर के फॉलोअप में रहते हैं, यानी कि आप 3-3 महीने पे यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं और PSA टेस्ट कराते हैं, अपना रेक्टल एग्जामिनेशन कराते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अगर डॉक्टर को लगता है कि कुछ ग्रेड में चेंजेस हैं या अचानक से PSA बढ़ गया है तो रिपीट बायोप्सी, दोबारा से बायोप्सी भी करते हैं। तो इस तरह से क्लोज मॉनिटरिंग में रह के भी कई लोगों का इलाज किया जाता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो हर 8 में से 1 इंसान को प्रोस्टेट कैंसर अपने जीवन काल में हो सकता है, लेकिन इन सारे लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोगों को प्रोस्टेट कैंसर ऐसे ही रहता है, लो वॉल्यूम लो ग्रेड का, जो कि पूरे उनके जीवन काल में कोई भी तकलीफ नहीं देता। तो इस तरह से अगर बहुत लो ग्रेड का कैंसर है तो उसको हम ऑब्जर्वेशन में भी रख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण इलाज का तरीका है वो है ऑपरेशन, सर्जरी। तो सर्जरी उन केसेस में किया जाता है जैसे कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो ये 3 स्टेजेस में जो है प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी की जाती है, जिसमें कि एकदम लो ग्रेड का कैंसर नहीं है, मॉडरेट टू सीवियर है ग्रेडिंग के हिसाब से, और स्टेज 1, 2 या 3 में है तो फिर हम प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी की सलाह पेशेंट को देते हैं। अब प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी जो है मुख्यतः 3 तरीके से ही किया जाता है। एक तो ओपन सर्जरी होती है, जिसमें कि पेट के निचले हिस्से में एक छोटा सा चीरा लगाकर पूरे प्रोस्टेट ग्लैंड को डिसेक्ट करके और उसके आसपास के लिम्फ नोड्स को भी डिसेक्ट करके हटाया जाता है। तो इस तरह से पेशेंट कैंसर फ्री हो जाता है। तो
तो ये तो ओपन सर्जरी की बात हुई। इसके बाद आया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि दूरबीन वाली सर्जरी, जिसमें कि पेट में 3-4 छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं, और वही प्रक्रिया जो ओपन सर्जरी में की जाती है वो दूरबीन के माध्यम से छोटे छोटे छेदों के अंदर इंस्ट्रूमेंट डालकर और वही चीज़ की जाती है। प्रोस्टेट कैंसर को उसकी कवरिंग लेयर्स के साथ पूरी तरह से हटा दिया जाता है और आसपास के लिम्फ नोड गांठों को भी निकाल लिया जाता है। तो ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात हो गई। इसके बाद आया रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि सर्जरी करते सर्जन ही हैं, रोबोट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको सर्जन्स यूज़ करते हैं। तो एक स्पेशल कंसोल होता है जिस पर बैठकर सर्जन ऑपरेट करते हैं। रोबोट के कई भुजाएं होती हैं जो कि पेट के अंदर आपके प्रवेश करती हैं, छोटे छोटे होल। जिस तरह से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेट में छोटे छोटे होल बनते हैं, इसी प्रकार से रोबोटिक सर्जरी में भी छोटे छोटे पेट में छेद बनाकर इन रोबोटिक भुजाओं के माध्यम से इंस्ट्रूमेंट्स पेट के अंदर जाते हैं और ऑपरेशन वही रहता है, प्रोस्टेट और उसकी कवरिंग लेयर्स को पूरी तरह से हटाया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है और आसपास के लिम्फ नोड गांठों को भी जो है डिसेक्ट करके हटाया जाता है। अगर इन तीनों पद्धतियों की कंपैरिजन हम करें तो आजकल नई जो कुछ स्टडीज़ आई हैं उनमें रोबोटिक सर्जरी में डेफिनेटली जो फंक्शनल आउटकम्स हैं, मतलब रिकवरी का है, पेन, ब्लड लॉस, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बेहतर साबित हुई हैं। लेकिन ऑन्कोलॉजिकल आउटकम की अगर हम बात करें, यानी कि कैंसर फ्री कराने की जो क्षमता है, वो लगभग तीनों ही तकनीकों, ओपन, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक, तीनों में ही लगभग बराबर हैं। तो ये पेशेंट की चॉइस होती है जनरली वो किस टाइप से ऑपरेशन कराना चाहते हैं। इसके अलावा हम सर्जरी की तो ये बात हो गई। इसके बाद रेडियोथेरेपी भी एक इलाज की पद्धति है जो प्रोस्टेट कैंसर में काम में लाई जाती है। वो मरीज जो ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है लेकिन उनका प्रोस्टेट कैंसर जो है बहुत लो ग्रेड का भी नहीं है, मॉडरेट या सीवियर ग्रेड का है, ऐसे मरीजों में हम कुछ पेशेंट अगर एक्टिव ट्रीटमेंट चाहता है लेकिन सर्जरी नहीं कराना चाहता या सर्जरी के लिए फिट नहीं है, तो ऐसे मरीजों में रेडियोथेरेपी भी एक ऑप्शन होता है। रेडियोथेरेपी में कॉन्सेंट्रेटेड रेज होती हैं, मशीन से निकलती हैं ये रेज, और हाई एनर्जी रेज होती हैं ये, जो कि प्रोस्टेट कैंसर पर ही केंद्रित कर दी जाती हैं, जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की रेडियोथेरेपी के कई मॉडिफिकेशंस, IMRT, IGRT, कई ब्रैकीथेरेपी, कॉन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी, इस तरह के कई रिसर्च जो है रेडियोथेरेपी में आ गए हैं, जिससे कि जो रेडिएशन है वो प्रोस्टेट तक ही सीमित रहता है, लेकिन आसपास के अंगों को साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो कम से कम होते हैं। तो ये सर्जरी ऑप्शन में जाना है या रेडियोथेरेपी के ऑप्शन में जाना है, ये चॉइस एक्चुअली पेशेंट की रहती है। रिजल्ट्स दोनों के लगभग सेम होते हैं। सर्जरी में ये खास बात होती है कि हम पूरा का पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड ही निकाल देते हैं, तो वो पूरा मरीज कैंसर फ्री हो जाता है और उसके बाद जो है PSA जो है अनडिटेक्टेबल लेवल में पहुंच जाता है। ब्लड टेस्ट सीरम PSA अनडिटेक्टेबल हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि हम आगे फॉलोअप के लिए PSA टेस्ट को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर PSA टेस्ट बढ़ता है तो हम श्योर हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं प्रोस्टेट कैंसर की पुनरावृत्ति हुई है, रिकरेंस हुई है या इस तरह का कुछ है। रेडियोथेरेपी के बाद क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड तो शरीर के अंदर ही रहता है, रेडिएशन से प्रोस्टेट कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड फिर भी PSA बनाता रहता है। तो उस केसेस में हम PSA को उतनी अच्छी से मार्कर नहीं मान सकते प्रोस्टेट कैंसर के रिकरेंस का। हालांकि उसमें भी कई नोमोग्राम्स और कई तरह की चीज़ें, एक लेवल से ज़्यादा प्रोस्टेट का अचानक से बढ़ना, इस तरह की डबलिंग टाइम वगैरह का इस्तेमाल करके हम फॉलोअप में पेशेंट को रखते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर ऐसा यूनिक टाइप का कैंसर है जिसमें कि हार्मोनल ट्रीटमेंट भी ऑप्शन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड खुद ही या प्रोस्टेट के कैंसर सेल्स जो हैं वो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंडेंट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा टेस्टिस या वृषण से बनता है और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा वो प्रोस्टेट तक पहुंचता है, जिससे कि प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज़ में वृद्धि होती है, प्रोस्टेट कैंसर सेल्स की नंबर में भी वृद्धि होती है। तो अगर हम इस
टेस्टोस्टेरोन को किसी प्रकार से बंद कर दें, कम कर दें, तो फिर प्रोस्टेट कैंसर में कंट्रोल पाया जा सकता है। तो ये चीज़ या तो सर्जिकली हो सकती है, दोनों टेस्टिस को ऑपरेशन करके काट के हटा दिया जाए, या फिर मेडिकली हो सकती है जिसमें कि एक पर्टिकुलर इंजेक्शन आता है LHRH एनालॉग या एंटागोनिस्ट। तो इस तरह के इंजेक्शंस देकर हर 3 महीने पे इंजेक्शन लगते हैं, जिससे कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रोस्टेट कैंसर पे काबू पाने में सफल हो पाते हैं। इसके अलावा कुछ मुंह से खाने वाली दवाइयाँ भी ऐसी आ गई हैं जिससे कि प्रोस्टेट में एंड्रोजेंस जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। इस तरह के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और डायहेड्रोटेस्टोस्टेरोन ये प्रोस्टेट पे या कैंसर सेल्स जहाँ भी मौजूद हैं उन पे एंड्रोजेंस को एक्ट ही नहीं करने देते, उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह की, और ये बहुत कन्वीनियंट होते हैं, मुंह से खाने वाली गोली होती है। तो इस तरह के एंड्रोजन ब्लॉकर्स भी इस तरह के ट्रीटमेंट में, प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में आते हैं। इसके अलावा लास्टली जब पेशेंट स्टेज 4 में चला जाता है, यानी कि एडवांस स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर के होता है, तो कीमोथेरेपी जैसे अन्य कैंसरों में इस्तेमाल की जाती है, वैसे इस कैंसर में भी कीमोथेरेपी जो है वो काम में लाई जाती है। कीमोथेरेपी के कई साइकिल्स पेशेंट को दिए जाते हैं, और पहले की तुलना में अब कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गए हैं। तो इस ऑप्शन में भी एडवांस स्टेज कैंसर में पेशेंट जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें कि स्टेज 4 में पहुंचने के बाद भी, यानी कि लास्ट स्टेज में होने के बाद भी कई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। तो जब आपको प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस होती है, भले ही वो स्टेज 4 में हो, तो भी आपने इसमें कोई पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। इसमें कई तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध होते हैं, और स्टेज 4 में भी लंबी लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका। आपने प्रोस्टेट कैंसर से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई है। उम्मीद है कि हमारे शो से बहुत से लोगों को प्रोस्टेट कैंसर के प्रति जागरूकता मिली होगी और समय रहते इसका इलाज लोग करवा पाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।